नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। हम आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा का दर्शन कराने। और कैसे जाना है सबसे पहले हम ये बताते हैं। तो अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रयागराज में सिर्फ जम्मू तवी ट्रेन को पकड़ना है। ट्रेन का टिकट लीजिए और बैठ जाइए। ट्रेन आपको जम्मू स्टेशन पर छोड़ देगी। जम्मू स्टेशन पर छोड़ने के बाद ट्रेन तो कुछ जगह और भी रुकती है, जैसे पठानकोट में भी रुकती है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पठानकोट पर जब ट्रेन रुकती है उसके कुछ दूर जाने के बाद आपका जो सिम है वो बंद हो जाता है। अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन रखते हैं तो आपका सिम चलता रहेगा, अगर आप प्रीपेड कनेक्शन है तो बंद हो जाता है। जैसे हम लोग पठानकोट पर हम लोग का सिम बंद हो गया तो उसके बाद हम लोग वहाँ उतरे स्टेशन पर। छोले भटूरे यहाँ काफ़ी मशहूर है, तो हम लोगों ने छोले भटूरे लिए और समोसे लिए, खाए पिए। और खाने पीने के बाद फिर हम लोग की ट्रेन स्टार्ट हो गई चलने के लिए सीधा जम्मू स्टेशन के लिए। और उसके बाद हम लोग जब जम्मू स्टेशन उतरते हैं, जम्मू तवी उतरने के बाद वहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद सबसे पहला हमारा लक्ष्य ये होता है कि हमें नया सिम लेना है। जो वहाँ पर बाहर आपको सिम की दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ से आप सिम खरीद सकते हैं आसानी से। और सिम खरीदने के बाद आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो जम्मू तवी का स्टेशन बना है, जहाँ पर आपको RFID कार्ड लेना होगा। जो RFID कार्ड के बाद ही आप यात्रा कर सकते हैं, तो इसको बनवाना ज़रूरी होता है। ये बनवाने के बाद आप वहाँ से, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप वहाँ से बांके बिहारी धाम नानक नगर की ऑटो कर सकते हैं। जो ऑटो का किराया होगा लगभग 20 रुपये, वो आपको वहाँ पर छोड़ देगा। वहाँ आप रात में स्टे कर सकते हैं। वहाँ का फ़िलहाल चार्ज कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ चार्ज वहाँ देना चाहें फ़ीस के तौर पर, अपनी तरफ से खुशी के तौर पर, तो वहाँ आप दे सकते हैं। वहाँ देने के बाद आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाने का अगर आपका मन नहीं है, लेकिन हम आपको लेकर चलकर वहाँ के भी आप जगह दिखाते हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो कैसे जाएँ। देखिए, पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर हमने सिम लिया था। ये सब ट्रेवल्स वाले हैं, ये भी सिम बेचते हैं। तो यहाँ पर हमने सिम लिया था। सिम लेने के बाद अब हम लोग सीधा निकलते हैं बांके बिहारी धाम। बांके बिहारी धाम के रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, लेकिन मंदिर उस दिन बंद था तो हम लोग को दर्शन नहीं मिला। सीधा हम लोग पहुँचते हैं बांके बिहारी धाम। और देखिए, लोग जो रात में टिके थे वो सब निकल रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी धाम। यहाँ रहने खाने की पूरी व्यवस्था रहती है। रूम बड़ा सा हॉल बना हुआ है, रूम में AC लगे हुए हैं, तो आप रूम में रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, रात स्टे कर सकते हैं। किसी प्रकार को आपको असुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको आधार कार्ड देकर वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एंट्री करानी होगी और कुछ चार्जेस 100-200 रुपये देकर आप स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप उन्हें बोलते हैं कि 2 से 3 घंटे में आपको वापस जाना है तो वो उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ऐसा हम लोग के साथ हुआ था, क्योंकि हम लोग 2 से 3 घंटे रुके थे। फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं भगवतीपुर। और जब यहाँ पर हम लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा चौराहे पर। चौराहे से हम लोग को मिलती है बस या ई-रिक्शा भी मिल जाता है। वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ के लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। 100 रुपये ले लेते हैं, 200 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि हम अनजान शहर में जा रहे हैं तो ये लूटपाट तो आम बात है। तो हम लोग वहाँ से भगवतीपुर की बस पकड़ते हैं। बस नहीं मिलती, हम लोग करते हैं ई-रिक्शा। ई-रिक्शा में हम लोग 5 लोग थे तो 150 रुपये ई-रिक्शे वाले ने लिया, 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और हम लोग को ले जाकर छोड़ दिया भगवतीपुर। और 30 रुपये जो उन्होंने लिया था, अब हम आपको दिखाते हैं किस रास्ते हम लोग भगवतीपुर गए थे। तो रास्ते पर एक ओवरब्रिज रहता है, जहाँ पर ये नदी है जो इस समय सूखी हुई रहती है। और नदी को क्रॉस करने के बाद भगवतीपुर स्टार्ट हो जाता है। हम आपको रास्ते में लैंडमार्क इसीलिए दिखा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिले जो आपको रास्ता भटका दें, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अराजक तत्व मिल ही जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह भगवतीपुर, यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो हम लोग के सारे लगेज यहीं पर जमा होते हैं। लगेज में एक एक चीज़ें चेक होती हैं और हम लोग को यहाँ स्टे करने के लिए एक रूम मिलता है। आप बड़ा सा हॉल रहता है, आप वहाँ पर गद्दे रजाई वगैरह किराए पर ले सकते हैं। AC रूम रहता है, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। और खाने पीने की उचित व्यवस्था रहती है। रास्ते में भंडारे वहाँ चलते रहते हैं पूरे भगवतीपुर में, जो अंदर से बेस कैंप बना हुआ है। आप वहाँ जा सकते हैं, भंडारा खा सकते हैं, भंडारे का एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ ही दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये भी हैं, यहीं से आपको बालटाल और पहलगाम की बस मिलेगी। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप रूम लेने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, सबसे पहले जाकर यहाँ बस टिकट ले लें, क्योंकि टिकट रात्रि 10 बजे के बाद नहीं मिलता है। जो सरकारी बसें होती हैं, प्राइवेट बसों के तो रात भर चलते हैं, लेकिन हम लोग आर्मी की बस हम लोग के आगे रहती, पीछे भी रहती है। तो वहाँ यही कहा जाता है सबसे पहले आप सरकारी बस का टिकट लें। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ क्लॉक रूम फैकल्टी भी है, तो आप यहाँ पर अपना जो लगेज, ज़्यादा लगेज है तो आप यहाँ पर लॉक करा सकते हैं। उसके चार्जेस 30 रुपये पर डे चार्जेस लगते हैं। और देखिए, हम भंडारे में पहुँच गए। यहाँ भंडारा चल रहा है, लोग भंडारा खाते हैं। हर शहर का यहाँ भंडारा लगता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ कानपुर महानगर का 5वां विशाल भंडारा। ऐसे भंडारा यहाँ चलता रहता है।
और महादेव के सॉन्ग भी यहाँ बजते रहते हैं, डीजे भी लगा हुआ है, तो लोग काफ़ी इन्जॉय करते रहते हैं। और बाबा बर्फानी का भी यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। ये सारे पंडाल के दर्शन करने के बाद, भंडारा खाने के बाद, अगर हमारे पास समय मिल जाता है 2-3 घंटे रेस्ट करने का, तो हम लोग रात में 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं। नहीं तो सुबह 2:30 बजे हम लोग की बस यहाँ से बालटाल और पहलगाम के लिए स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हमने बताया, देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एंजॉय भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं बाबा के गाने पर। और बाबा बर्फानी का पंडाल भी यहाँ पर लगा हुआ। और इसी के साथ बस जाने का समय हो गया 2:30 बजे का, तो हम लोग पहुँचते हैं सुबह सीधा बस स्टैंड। और बस स्टैंड पहुँचने के बाद यहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के बस हम लोग की 2 स्टॉपेज लेती है। पहली स्टॉपेज लेती है श्रीनगर से ठीक पहले ही, जहाँ पर भंडारा चलता रहता है। और आर्मी वाले हम लोग के साथ हर जगह लगातार रहते हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहती है। हम लोग को भंडारे में वक्त दिया जाता है 30 से 40 मिनट का। 30 से 40 मिनट में हम लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने बस में बैठ जाते हैं और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब हमारी दूसरी यात्रा ख़त्म होती है, वहाँ पर श्रीनगर में बस रुकती है और श्रीनगर में फिर वहीं रुकती है जहाँ पर भंडारा होता है। और वहाँ से फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग ये समय लग जाता है। सुबह अगर हम लोग 2:30 बजे बस में बैठते हैं तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते पहलगाम, तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। पहलगाम का रूट थोड़ा छोटा है बस के हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग बालटाल की यात्रा करते हैं तो बालटाल में पहुँचने हम लोग को लगभग बच जाता है दिन का 3 से 3:30 बजे बस पहुँचती है, तो लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। इसलिए हर 4 से 6 घंटे में स्टॉपेज बस लेती है कि रेस्ट भी कर ले आप, और अगर आपको भूख लगी है तो आप भोजन भी ग्रहण कर लें। और इसके बाद अब सीधा हम लोग जम्मू की वादियों में पहुँचते हैं। अब सिर्फ हम लोग को हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ और बर्फ़ के दर्शन मिलेंगे। और ये लाइव ही दर्शन है, ये ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि वॉलपेपर है, लेकिन ये एकदम रियलिटी को कि हम लोग अपने भारत देश के सबसे हरियाली क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, सबसे बर्फीले जगह पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हम लोग इसी के साथ बालटाल बस स्टैंड पहुंच गए हैं, कश्मीर। और कश्मीर का अब हम आपको असली नज़ारा दिखाते हैं। और कश्मीर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उतरते हैं। उतरने के बाद यहाँ पर कई तरह के कैंप हैं, कई तरह के टेंट हैं जो रेंट पर मिलते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार फिर आपके बैग की चेकिंग होती है कि आपके बैग में कुछ ऐसे सामान तो नहीं रखे जो वहाँ ले जाना सही नहीं है। लोग यहाँ पर बैग रख देते हैं। बैग रखने के बाद दूसरे साइड से हम लोग बैग निकालते हैं और बैग की सारी चीज़ें चेक होती हैं, स्कैनिंग होती है। बैग में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे हम लोग को वहाँ यात्रा हम लोग की रोकी जाए। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले व्यवस्था करते हैं अपने टेंट की कि हम लोग को किस जगह रुकना है। तो कई तरह के लोगों ने बताया कि वहाँ पर गद्दे, रजाइयाँ किराए पर मिलती है, टेंट किराए पर मिलते हैं, आप ले। और सरकारी भी कई चीज़ बने हुए हैं जहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ये तय किया कि पहले हम लोग चलते हैं, सारी जगहों को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, जो जगह अच्छी लगती है वहाँ रुकते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर आगे जाना चालू किया, तो हम आपको ही बताना चाहेंगे कि अगर आप भी यहाँ पर जगह पर जाना चाहते हैं और अच्छी व्यवस्था भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ रात को हमें लगभग 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण इतना शुद्ध है कि यहाँ आपको 4 से 6 घंटे में आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, नींद भी पूरी हो जाएगी। तो हम लोगों ने निर्णय किया भंडारा खाने का पहले। तो यहाँ पर हर तरह के भंडारे चल रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको भंडारे में ना मिले। जो आप देख रहे हैं, पॉपकॉर्न, ढोकला, फुल्की, चाउमीन, मैगी, पराठे, सब्जियां, मतलब हर तरह की डिश, मीठे में भी हर प्रकार की डिश आपको यहाँ मिल जाएगी। इडली, डोसा, सांभर, सारी चीज़ों की व्यवस्था, खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शायद यहाँ पर ना मिले। अब बहुत ही अच्छा यहाँ पर भंडारा होता है। और हम लोग जब यहाँ जाते हैं भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर आते हैं, तो भंडारे के लोग ही, जो मेन भंडारे के सदस्य होते हैं, वो हमसे खुद आग्रह करते हैं कि अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्थाएं होती हैं। हम लोग को तेल, साबुन, कंघी, सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। रात में 9 बजे के बाद सोने की व्यवस्था रहती है और किसी प्रकार की कोई यहाँ से दिक्कत नहीं रहती, एकदम सुकून से आप रुक सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ जाना है और प्रभु के दर्शन ही करने जाना है, तो आप चाहे तो यहाँ भंडारे में भी रुक सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब भंडारे लगे हुए हैं, प्रसाद बना रहे लोग, खिला रहे। सुबह आपको नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना सारा भंडारे में व्यवस्था की जाती है। हम लोग इसी भंडारे में रुके, रात में स्टे किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर।
और यहीं पर हम लोगों ने पूरी रात स्टे किया। सुबह नहाए और नहाने के बाद निकले, और सुबह नहाने के बाद भी यहाँ पर सुबह 4 बजे हम लोग निकले। लेकिन हमें नहीं पता था कि सुबह व्यवस्था हो जाएगी। सुबह इन्होंने चाय, बिस्किट, टोस्ट वगैरह पहले ही बना कर रख दिया था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने सुबह चाय पिया, नाश्ता ग्रहण किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। और हम आपको भी ये बताना चाहेंगे कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जाने के लिए कितना बजट लगता है। तो सबसे पहले आपको हम बजट बता दें, अगर आपका लो भी बजट है तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको ट्रेन टिकट, बस का टिकट, और जैसे अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा धूम्रपान जैसा है, अगर ऐसा कोई नशा नहीं है, तो सिर्फ बस और टिकट की आपको और किसी प्रकार का कोई खर्च आपको नहीं देना होगा, क्योंकि भंडारे में खाने पीने की पूरी सुविधा है, सोने की व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा जो खर्च होते हैं खाने पीने और सोने के खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सारी सुविधाएं बिल्कुल आपको मुहैया कराई जाती हैं, तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो अगर आपके पास बजट कम भी है तो मुश्किल से अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार का ही बजट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, अब आपका ट्रेन का टिकट आपको देखना होगा कितनी दूर से आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जब आप भगवतीपुर पहुँच जाते हैं, जब आप बालटाल पहुँच जाते हैं, जब आप जम्मू पहुँच जाते हैं, तो जम्मू से सिर्फ भगवतीपुर पहुँचने के बाद वहाँ से बालटाल का या पहलगाम का टिकट 650 रुपये है। तो 650 रुपये यहाँ से आने का, 650 रुपये जाने का, ये तो आपका हो गया। और बाकी आपका जो ट्रेन का किराया है वो, अब आप बाबा के धाम जाते हैं, वहाँ जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो है। और देखिए हम लोगों ने रात में यात्रा सुबह 2:30 बजे 3 बजे यात्रा शुरू कर दी थी। और यात्रा शुरू होने के बाद यहाँ भी हम लोगों का बैग चेक हुआ था कई जगह। RFID वगैरह अगर आप लिए हैं तो उसको हमेशा लेकर चलिए, क्योंकि वो हर जगह रास्ते में चेक होता है। देखिए यहाँ पर भी हम लोग को रोका गया था, RFID चेक कराई गई थी। और इसके पहले जब हम यहाँ आना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, बहुत से लोग भड़काते थे कि अरे इतने बजट नहीं, कम से कम आप 10 से 20 हज़ार का बजट रखिए, अपने बैग में ये सामान रखिए, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई दिक्कत आ जाएगी तो आपको कैसे संभलना होगा। बालटाल काफ़ी रिस्की जगह है, वहाँ जाने के लिए आपको ये कराना। और हम आपको बता दें, अगर आप मेडिकल कराना है, अगर नेक्स्ट ईयर भी जाना है, तो सबसे पहले आप एक काम करें। अगर आपके एरिए में, जैसे प्रयागराज में, ऐसे हर एरिए में बैंक की ब्रांच होती है जहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब हमारे यहाँ प्रयागराज में रजिस्ट्रेशन होता है पंजाब नेशनल बैंक पे। तो जब हम बैंक पहुँचे तो बैंक वालों ने ये बोला कि आप पहले डेट ले लो, उसके बाद मेडिकल कराओ, क्योंकि मेडिकल कराने में आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद आकर डेट लोगे तो हो सकता है डेट इतनी ज़्यादा देर हो जाए कि जैसे बाबा अंतर ध्यान हो गए इस बार, वैसे तो जितनी जल्दी आप दर्शन करना चाहते हैं, जैसे बाबा के कपाट खुलते हैं, गुफ़ा खुलती है, हम लोग को दर्शन करना रहता है। तो हमें अगर जल्द दर्शन करना है तो सबसे पहले हम लोग जाएँ बैंक में, वहाँ से हम लोग डेट लेते हैं, किस डेट में हमें जाना है। वो डेट का रजिस्ट्रेशन कराने के बैंक के कर्मी खुद हमें बोलते हैं कि अब आपको 10 दिन का समय है, 10 दिन में मेडिकल करा लीजिए। तो हम आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कभी जाना हो तो पहले डेट लें, फिर मेडिकल कराएं। क्योंकि मेडिकल में कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में भीड़ रहती है, वहाँ पर कोई ऐसी मशीन है जो ख़राब हो गई, तो आपको 1-2 दिन से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। और भाई तो ऐसे लोग हमको वहाँ पर मिले जिन्होंने मेडिकल कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन मेडिकल रजिस्ट्रेशन होता है। वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने अप्लाई किया और 2 दिन का प्रोसेस होता है। तो वहाँ से 80 किलोमीटर माता वैष्णो देवी का धाम है, तो उन्होंने वहाँ गए, माता वैष्णो देवी के धाम पर दर्शन कर आए हैं। उसके बाद इन्होंने मेडिकल कराया और उसके बाद इन्होंने यात्रा शुरू की। और देखिए जैसा हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग अब पहलगाम की यात्रा कर रहे हैं, और लोगों ने काफ़ी हमें बताया था कि पहलगाम की यात्रा बहुत रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, कि आप चल नहीं पाओगे, पहुँच नहीं पाओगे। ऐसा कहा जाता है कि 14 किलोमीटर, लेकिन वो 14 किलोमीटर नहीं है, उससे ज़्यादा ही, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर किलोमीटर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लगभग के रूप में लिखा जा सकता है। और हम लोगों ने फ़िलहाल उनकी बात नहीं मानी, अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि हमें तो ऐसा भी काफ़ी लोगों को लगता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर वहाँ दर्शन कर लिए हैं तो वो नहीं चाहते कि हमारे साथ के रिश्तेदार, कलीग वहाँ जाएँ। तो भड़काने वाले तो काफ़ी लोग होते हैं। हम लोग के साथ भी ऐसे काफ़ी लोग मिले जो बताते रहते हैं कितना चार्ज लगता है, ये वो इतना डरा देते हैं कि अगर आप किसी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अपने घर के किसी बड़े को लेकर जा रहे हैं, बुज़ुर्ग को लेकर भी जा रहे हैं, तो वो इतना डरा देते हैं कि आपको लगता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से हम लोग गए थे। अब ये रास्ता देखिए कितना सही रास्ता। हाँ, थोड़ी बहुत ऊंचाइयाँ रास्ते में है। और देखिए ये माँ काली का मंदिर,
यहाँ माँ काली की ये जो हमने जूम कर फ़ोटो दिखाई, ये माँ काली की अपने आप यहाँ पर मूर्ति आई है। ये नेचुरलिटी है और यहाँ माना जाता है कि माँ काली के दर्शन करके ही ये जो वहाँ जाते हैं बाबा अमरनाथ की गुफ़ा के दर्शन करने। और ये माँ काली का दर्शन सिर्फ़ आपको बालटाल से ही मिलेगा, पहलगाम से नहीं मिलेगा। अगर पहलगाम से आप जाते हैं तो पहलगाम से आपको शेषनाग झील और बहुत ही अच्छे अच्छे दर्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको माँ काली का दर्शन और देखिए ये बर्फ़ का टीला मिलेगा, जहाँ पर काफ़ी ठंडक है। और देखिए यहाँ भी बर्फ़ काफ़ी पिघल गई है, पहले के हिसाब से बर्फ़ नहीं रही। जितनी बर्फ़ यहाँ कश्मीर में कही जाती थी रहती, उतनी बर्फ़ यहाँ पर नहीं है। और इसी के बाद लगभग 2 से 3 किलोमीटर माँ काली का मंदिर आने के बाद लगभग समझ लीजिए 2 से 3 किलोमीटर रास्ता और रहता है, बिल्कुल सीधा बाबा की वहाँ से गुफ़ा दिखाई देती है। और इसी के साथ हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर भी आपको नहाने की सुविधा मिलती है, गर्म पानी वगैरह मिलते हैं। आप वहाँ नहा कर तैयार होकर कपड़े चेंज करने की सारी व्यवस्था रहती है। वहाँ जाकर आप बाबा के दर्शन बहुत सुकून से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप जाएं तो बिना टेंशन के जाएं। जो हमने वीडियो बनाया है काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी चीज़ें भड़काते, लेकिन यहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। और यहाँ के लोग इतने सही कि देखिए घोड़ों के लिए भी भंडारा किए, जो घोड़े खच्चर पर आप बैठ कर जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फ्री भंडारा किया गया है। और ये देखिए बाबा अमरनाथ की गुफ़ा के दर्शन। गेट पर ही मोबाइल हम लोग का जब्त हो जाता है, तो वहाँ पर अंदर की गुफ़ा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मोबाइल जमा किया और उसके बाद जाके बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति।